सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्णों के विषय में, वर्णों के भेद, वर्णमाला, स्वर के विषय में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, जो आपका फर्स्ट पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, इसके अंतर्गत हमें भाषा के विषय में पढ़ना है, यानी कि हिंदी भाषा के विषय में पढ़ना है। और हिंदी भाषा में आप लोगों ने पठन पढ़ लिया है, लेखन पढ़ लिया है। अब हम इस वीडियो में वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे, वर्णों के विषय में पढ़ेंगे। और इस तरीके से अब यहाँ से जब आप पढ़ोगे इस पूरी पेपर को, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हिंदी विषय पढ़ रहे हो। हिंदी विषय का व्याकरण सेम आपको वैसे ही लगेगा। तो यहाँ से ये जो पूरा चैप्टर है ये आपको बहुत आसान लगने वाला है और बहुत ही आसानी से आप इसको लर्न करते हुए आगे चलेंगे। और आसानी से मैं इसको बहुत पढ़ाने भी वाली हूँ, मैं बहुत ही आसानी से इसे पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो चीजें आपने पहले पढ़ी हैं फिर आप उन्हीं को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रिवीजन कर रहे हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा पेपर। ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको बताया भी है कि जो आप लोगों ने 3 सेमेस्टर में पेपर पढ़े हैं, फर्स्ट और सेकंड, उन सब में सबसे आसान है 4th सेमेस्टर के फर्स्ट और सेकंड पेपर। तो बहुत आसानी से आप इन सबको पढ़ करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट पेपर जो आपका है ये भी 50 नंबर का है और सेकंड पेपर भी 50 नंबर का है। फर्स्ट पेपर की क्लास आपकी 11 बजे सुबह चल रही है, तो 11 बजे, और शाम को 6 बजे आपको सेकंड पेपर की क्लास भी मिलती है। तो आप लोग दोनों पेपर को पढ़िए और अच्छे से समझ करके नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोगों को ये नोट्स हमेशा काम आए। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग डीएलएड के लिए ही नहीं, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी ये नोट्स बना रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग नोट्स जरूर बनाते हुए चलिए। दोस्तों, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्ण, किसी भी भाषा में सबसे पहले हम क्या बच्चों को सिखाते हैं? सबसे पहले हम वर्णों को ही सिखाते हैं, यानी कि अक्षरों को ही बनाना सिखाते हैं। तो वर्ण का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि वर्ण वह मूल ध्वनि होती है जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अ, ई, व, क, ख इत्यादि। ये वर्ण क्या है? ये अपने आप में ही ये मूल ध्वनि है। इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इनका किसी प्रकार से हम खंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं, वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? वर्णमाला में सबसे पहले आता है स्वर और उसके बाद फिर व्यंजन। अब देखिए, अथवा किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो जो हमारी हिंदी भाषा है इसमें हम स्वर और व्यंजन के समूह को ही क्या कहते हैं? हिंदी वर्णमाला, यानी कि वर्णों का समूह, अक्षरों का समूह। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। हिंदी भाषा के विषय में ही आप पढ़ रहे हो तो आपको ये सभी चीजें बिल्कुल इजी लगने वाली हैं। अब देखिए वर्णों के प्रकार। तो वर्णों के प्रकार में आप देखिए स्वर और व्यंजन। तो देखिए स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के अथवा अवरोध के मुख से बाहर निकलती है। यानी कि जो स्वर वर्ण होते हैं इनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के या अवरोध के मुख से बाहर निकलती है। तो स्वर कितने हैं? 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी भाषा की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। याद रखिएगा 11 स्वर। अब देखिए दोस्तों, स्वरों का एक और भी परिभाषा है जो बहुत इजी है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी भी अन्य अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है। यानी कि ये अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वरों को बोलने के लिए किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसकी परिभाषा। अब इसके बाद स्वरों के भेद कितने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वरों के भेद। तो स्वरों के भेद देखिए, मुख की आकृति के आधार पर,
ओठों की आकृति के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर, मुख की आकृति यानी कि हम जिन भी वर्णों को बोलते हैं किस तरीके से हमारे मुख की आकृति होती है, ओष्ठ की आकृति यानी कि ओठों की आकृति कैसी होती है, इसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण। फिर उच्चारण समय, किस वर्ण के उच्चारण करने में कितना समय लगता है, यानी कि किसको उच्चारण करने में कम समय लगता है, किस वर्ण का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, इसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। और फिर उच्चारण स्थान के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए एक एक के विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मुख की आकृति के आधार पर जो स्वर हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ पर आप देखिए, मुख की आकृति के आधार पर स्वरों के निम्न भेद किए जा सकते हैं। पहला है अग्र स्वर। तो अग्र स्वर मतलब, अग्र मतलब क्या होता है, आगे। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय रहता है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जो जीभ है इसके आगे का भाग एक्टिव रहता है, यानी कि आगे के भाग से ही वह वर्ण हम उसका उच्चारण करते हैं, तो इन स्वरों को हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, ए। तो इस तरीके से अ, ई, ए ये क्या हो गए, अग्र स्वर हो गए, क्योंकि इनका उच्चारण जब हम कर रहे हैं, जब हम इन्हें बोल रहे हैं तो जीभ का अगला भाग इस्तेमाल हो रहा है बोलने में। ठीक है, तो इसीलिए ये अग्र स्वर हो गए। अब पश्च या पीछे स्वर, यानी कि पश्च मतलब पीछे हो गया। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में जो जीभ है उसका पिछला भाग, पीछे का भाग एक्टिव रहता है, पीछे का भाग सक्रिय रहता है, तो उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, उ, ओ, औ। ठीक है, तो आ, उ, ओ, औ, इन्हें जब हम बोलेंगे तो जीभ के पीछे का भाग प्रयोग होगा या जीभ के पीछे का भाग एक्टिव रहेगा, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर, संवृत्त का अर्थ होता है कम खुला हुआ। संवृत्त का क्या अर्थ होता है, कम खुला हुआ। सम मतलब कम, और ये जो वृत्त है इसका मतलब गोल आकार। तो इस तरीके से गोल आकार में ही लेकिन कम खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुले उन्हें हम संवृत्त स्वर कहते हैं। संवृत्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में मुख कम खुले, जैसे कि ई, उ, ई, उ। इनको बोलने में जो मुख है वो कम खुलता है, तो इसीलिए इन्हें हम संवृत्त स्वर कहते हैं। अब इसके बाद है अर्ध संवृत्त स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत्त स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है वे अर्ध संवृत्त स्वर कहलाते हैं। यानी कि संवृत्त स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है मुख। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि ए और ओ, तो यह संवृत्त स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है। अब इसके बाद आता है विवृत स्वर। तो विवृत स्वर में देखिए, विवृत स्वर का अर्थ है अधिक खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, तो इसमें आप देखिए मुख पूरा खुल जाता है, जब हम आ बोलेंगे तो मुख पूरा खुल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, विवृत स्वर हो गया। अब इसके बाद आता है अर्ध विवृत स्वर। तो अर्ध विवृत स्वर में क्या होता है, विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्ध संवृत्त से थोड़ा अधिक मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि ए, तो आप देखिए विवृत स्वर से थोड़ा कम, ये जो विवृत स्वर है इससे थोड़ा कम, और अर्ध विवृत स्वर, तो ये अर्ध विवृत स्वर से थोड़ा अधिक। तो इनसे मिलकर के यहाँ पर आप देखिए जो स्वर हैं वो होते हैं अर्ध संवृत्त स्वर। तो जैसे कि ए, तो आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टोटल आपने देखा जो मुख की आकृति के आधार पर स्वर हैं, इनको टोटल 6 वर्गों में डिवाइड किया गया है या 6 वर्गों में बांटा गया है। तो इन 6 के बारे में और इनका ये जो एग्जाम्पल है, यही एग्जाम में पूछता है। इनका एग्जाम्पल यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हो, जितना एग्जाम्पल है यही पूछता है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा स्वर संवृत्त है, कौन सा विवृत्त है, कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है,
इन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना रहेगा। तो इसलिए मुख की आकृति के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया है स्वरों को, और इन सभी स्वरों का नाम और इनका एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है। परिभाषा आपको चाहे याद रहे चाहे ना, लेकिन एग्जाम्पल आपने जरूर याद रखना है। अब देखिए इसके बाद ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओंठ की आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों स्वर यहाँ पर देखिए ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। बहुत ही इजी है। तो पहला है वृत्ताकार स्वर। इनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे कि ऊ, ओ, औ। ये देखिए ये हो गए वृत्ताकार स्वर। वृत्त का मतलब क्या होता है? गोल। और जब हम बोलते हैं मुख से इन स्वरों को तो हमारा मुख भी हो जाता है, ओठों की आकृति हो जाती है गोल। अब आप खुद बोल के देख सकते हैं, ऊ, ओ, औ। आप देखिए मुख की आकृति यानी कि जो ओठ है, ओठों की आकृति बिल्कुल गोल हो जाएगी। तो यहाँ पर ओठों की आकृति के आधार पर ही हम पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो ये वृत्ताकार हो गए। अब अवृत्ताकार कौन कौन से हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल न खुल करके किसी अन्य आकार में खुले, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो अगर आपको वृत्ताकार स्वर याद है कि उ, ओ और औ होते हैं, तो अवृत्ताकार तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो इन चारों को आप याद रखिएगा। इन चारों में से कोई भी अगर अलग पूछेगा तो वो कौन से हो जाएंगे? अवृत्ताकार हो जाएंगे। तो अगर आप एक याद रखोगे तो दूसरा भी अपने आप आपको याद रहेगा। और अवृत्ताकार में आप देखिए आ, ई, ए, यही आते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपने मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया, ओठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। तो देखिए मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा ये आपको याद भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ाया है पिछले सेमेस्टर में। तो आप देखिए उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 3 स्वर होते हैं। बहुत अच्छे से आपको पता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री। और जो दीर्घ स्वर होता है इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। या इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि जो दीर्घ स्वर होते हैं इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। तो देखिए इनका एग्जाम्पल क्या है? आ, ई, उ, ए, ओ। इसके बाद दोस्तों देखिए प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्लुत स्वर जो होते हैं इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, जैसे कि ओम। तो इस तरीके से आपने उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर आपने यहाँ पर देख लिया कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उच्चारण स्थान के आधार पर आप देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण यह भी 2 प्रकार से है। एक है अनुनासिक स्वर और दूसरा है निरअनुनासिक स्वर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अनुनासिक का मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है या नासिका द्वार से भी बाहर निकलती है, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनको बोलने में या जिनका उच्चारण करने में जो मुख की ध्वनि है वह केवल मुख से ही नहीं निकलती बल्कि नाक से भी निकलती है ध्वनि। तो ऐसे स्वरों को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। और निरअनुनासिक स्वरों में देखिए ये वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण केवल मुख से ही होता है या जिनके उच्चारण में ध्वनि केवल मुख से ही निकलती है। तो ये निरअनुनासिक स्वर हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आप लोगों ने वर्ण की परिभाषा पढ़ी। वर्ण वे स्वतंत्र मूल ध्वनियां होती हैं जिनके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। फिर हमने वर्णमाला पढ़ा। वर्णमाला की परिभाषा देखी। वर्णमाला में वर्णों का समूह होता है और वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, क्रमबद्ध समूह होता है। और दोस्तों इसके अलावा आपने वर्णों के प्रकारों में स्वर और व्यंजन देखा, जिसके अंतर्गत आज आप लोगों ने पूरा क्या पढ़ लिया? पूरा स्वर पढ़ लिया। स्वर
स्वर को किस तरीके से उसका वर्गीकरण किया गया है। अब स्वर कंप्लीट पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ेंगे, अब आप इसके बाद कल की वीडियो में आप पूरा व्यंजन पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट व्यंजन पढ़ेंगे आप। व्यंजन के बाद फिर आपको शब्द पढ़ना है, शब्द के बाद वाक्य बनाना पढ़ना है, क्योंकि आप हिंदी में जो चीजें आप पहले पढ़ के आए हैं वही सारी चीजें आपको एक बार फिर से रिपीट करनी है। तो ये पूरा पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है और जिन्होंने पहले से ही अच्छे से व्याकरण पढ़ा हुआ है उन प्रशिक्षुओं को ऑलरेडी ये पेपर बहुत बहुत ईजी लग रहा होगा। तो दोस्तों वैसे भी अगर आपने नहीं सही से पढ़ा है तो भी आप यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ ऑलरेडी, तो आपको वैसे भी सारी बातें याद हो जाएंगी। तो बस आपको केवल मेरे साथ जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ वीडियोस को देखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। नोट्स के लिए आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में, और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं उस ऐप का लिंक दे दूंगी। आप वहां पर जाकर क्लिक करके सीधे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सीधे प्ले स्टोर में जाकर के भी आप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप सर्च करके भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ऐप में बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। सब वीडियोस की पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही, और सभी वीडियोस आपको ऐप में भी मिलेंगी बिना ऐड के। यानी कि यूट्यूब पर जब आप वीडियो को देखते हो तो आपको ऐड मिलता है या प्रचार आता है, लेकिन उसमें कोई प्रचार नहीं आएगा ऐप में। और दोस्तों जब आप ऐप को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बराबर हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा जितनी भी सीरीज है, पवन सीरीज, राजन सीरीज, आगे चल करके सबको हम पढ़ाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। तो इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप हमारे चैनल से ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। और यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। फोर्थ सेमेस्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले ही आप लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके सभी वीडियोस को ऐसे ही देख पाएं और वीडियोस का लाभ ले पाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद।